इस कहानी में घर में काम करने वाली आया का मालिकों का विश्वास जीतने, उनका शुभ चिंतक बनने और फिर उस विश्वास का दुरुपयोग करने के दोहरे चरित्र को उजागर किया गया है। ख्वाजा करीम बख्श की मौत के बाद उनकी विधवा हमीदा ने अपनी 2 बेटियों की सारी जिम्मेदारी माई जनते को दे दी थी। वही लड़कियों के सारे काम किया करती थी, उन्हें कॉलेज ले जाती और लाती। जब उनमें से एक लड़की की शादी हुई तो निकाह के बाद पता चला कि वो उनकी लड़कियों से धंधा भी करवाती थी। माई जनते स्लीपर फटफटाती घिसटती कुछ इस अंदाज में अपने मेले चिकट में दाखिल हुआ ही थी कि सब घर वालों को मालूम हो गया कि वो आ पहुंची है। वो रहती उसी घर में थी जो ख्वाजा करीम बख्श मरहूम का था। अपने पीछे काफी जायदाद, एक बेवा और 2 जवान बच्चियां छोड़ गया था। आदमी पुरानी वजह का था। जो ही ये लड़कियां 9-10 बरस की हुई, उनको घर की 4 दीवारी में बिठा दिया और पहरा भी ऐसा कि वो खिड़की तक के पास खड़ी नहीं हो सकती। मगर जब वो अल्लाह को प्यारा हुआ तो उनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी आजादी हो गई। अब वो लुक छुप के नावेल भी पढ़ती थी, अपने कमरे के दरवाजे बंद करके पाउडर और लिपस्टिक भी लगाती थी। उनके पास विलायत की सी हुई अंगिया भी थी। मालूम नहीं ये सब चीजें कहां से मिल गई थी। बहरहाल इतना जरूर है कि उनकी माँ को, जो अभी तक अपने खाविंद के सदमे को भूल न सकी थी, इन बातों का कोई इल्म नहीं था। वो ज्यादातर कुरान मजीद की तिलावत और 5 वक्त की नमाजों की अदायगी में मसरूफ रहती और अपने मरहूम शौहर की रूह को सवाब पहुंचाती रहती। घर में कोई मर्द नौकर नहीं था। मरहूम के बाप की जिंदगी में, न मरहूम के जमाने में, ये उनकी पुरानी वफादारी का सबूत है। आमतौर पर 1 या 2 मुलाजिमाएं होती थीं जो बाहर से सौदा सुल्फ भी लाएं और घर का काम भी करें। 10वीं जमात खुद मरहूम ने अपनी बच्चियों को पढ़ाकर पास कराई थी। कॉलेज की तालीम के वो यकसर खिलाफ थे। वो उनकी फौरन शादी कर देना चाहते थे, मगर ये तमन्ना उनके दिल ही में रही। एक दिन अचानक फालिज गिरा। इस मूजी मर्ज ने उनके दिल पर असर किया और वो 1 घंटे के अंदर अंदर राही मुल्क के अदम हुए। बाप की वफात से लड़कियां बहुत उदास रहने लगी। उन्होंने एक दिन माँ से इल्तिजा की कि वो उनको किसी कॉलेज में दाखिल करा दे, पर जब ज्यादा इसरार हुआ और उन्होंने कई दिन खाना ना खाया तो उसने मजबूरन उनको एक जनाना कॉलेज में दाखिल करा दिया। माई जनते ने वादा किया कि हर रोज उनको सुबह कॉलेज छोड़ आएगी, सारा वक्त वहीं रहेगी और जब कॉलेज बंद होगा तो उन्हें अपने साथ ले आया करेगी। उसने अपनी मालकिन से ये वादा कुछ ऐसे पुरखुलूस अंदाज में किया कि वहीदा बानो मरहूम ख्वाजा करीम बख्श की बेवा की ये बेटियां नहीं, खुद उसकी जनी हैं। उसने बहू बेटियों को पर्दे में रखने की हिमायत में अपने अंदाज में मौलवियों की तरह एक लंबी चौड़ी तकरीर भी की, लेकिन फिर ये कहा, तालीम भी जरूरी है कि इस्लाम इससे मना नहीं करता, पर देखभाल बहुत जरूरी है। जवान जहां हैं, इन पर बड़ी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मैं तो उनके पास कोई मक्खी भी ना फटकने दूं। कोई ऐसी वैसी शरारत करेगी तो वो कान ऐंठों की बिलबिला उठेगी और याद करेगी किस बुढ़िया से पाला पड़ा है, लेकिन ये क्यों करने लगी, शरीफ खानदान की हैं, रोजे नमाज की पाबंद हैं और बेसमझ भी नहीं, नेको बद अच्छी तरह समझती हैं। दोनों लड़कियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। 1 बरस के फर्क के बाद ही छोटी, जिसका नाम नसरीन था, पैदा हुई थी। बड़ी का नाम परवीन था। दोनों खूबसूरत थी, चेहरे मुहरे से खासी अच्छी, कद मौजू, शक्ल आपस में काफी मिलती थी। दोनों हर वक्त इकट्ठी खेलती, मगर गुड़ियों का जमाना ऐसा हुआ लग चुका था। अब जवानी की शरारतों के दिन थे। कॉलेज में जाते ही उन्होंने पर पुर्जे निकाले और इधर उधर उन तितलियों की तरह जिनको किसी फूल की तलाश हो, इधर उधर फड़फड़ाना शुरू कर दिया। माई जनते साथ होती थी। वो कॉलेज की बूढ़ी चपरासन के साथ उस वक्त हुक्का पीती रहती जो पास ही क्वार्टर में रहती थी। दोनों हम उम्री के बाइस बहुत जल्द गहरी सहेलियां बन गई थी। जब दोनों एक साथ बैठती तो उस जमाने की बातें छिड़ जाती, जबकि वो भी जवान थी। चपरासन को किसी लड़की से रग़बत या मोहब्बत नहीं थी। वो माई जनते को बड़ी पुरानी कहानियां सुनाती। फुला सन में एक बैरिस्टर की लड़की को हमल हो गया था जो बड़ी मुश्किल से गिराया गया। प्रिंसिपल साहब को 10,000 रुपये रिश्वत के मिले कि उसका मुंह बंद रहे। पार साल एक लड़की जो बड़े ऊंचे घराने की थी, उससे दीनियात के मौलवी साहब को इश्क हो गया। चुनांचे मौका पाकर उस लौंडिया को दबोच लिया। पकड़े गए और कॉलेज से दाढ़ी और बुर्का दोनों पुलिस के हाथों में। दाढ़ी तो 5 साल की कैद भुगत रही है।
मालूम नहीं उस रेशमी बुर्का का क्या हुआ। बुआ, मैं तो ऐसी बातों में ध्यान ही नहीं देती, मुझे क्या गर्ज पड़ी है कि इन कुतियों के कारनामों पर अपना वक्त जाया करूं। माई जनते ने हुक्के की नए मुंह से अलग कर दी। न बुआ ऐसी बातें नहीं किया करते, वो क्या कहावत है कि कौन सा शहसवार है जो नहीं गिरा और वो कौन सा पत्ता है जो नहीं हिला। खुदा तुम्हारा भला करे, हम लोगों को खामोश ही रहना चाहिए और अल्लाह मियाँ से दुआ करनी चाहिए कि वो किसी की बहू बेटी को बुरे कामों की तरफ न ले जाए, उनकी इज्जत आबरू अपने करम से संभाले रखे। चपरासन उसकी बातों से बहुत मुतासिर हुई कि कितनी नेक औरत है। उसको दिल ही दिल में बड़ी नदामत हुई कि उसने इतनी लड़कियों में कीड़े डाले और उनके राज इफ्शा किए। उसने चुनांचे फौरन माई जनते से माफी मांगी और कानों को हाथ लगाया कि आइंदा वो ऐसी बातों से दूर ही रहेगी। किसी लड़की के बारे में उसे कुछ पता भी चल गया तो वो अपनी जबान बंद रखेगी। माई जनते ने उसे बड़ी शाबाशियां दी। इतने में कॉलेज छूट गया। उसने परवीन और नसरीन को साथ लिया और गेट से बाहर जाकर उसने उनसे कहा, आज तुम्हें शाम को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। परवीन ने जवाब दिया, हमें तो किसी ने नहीं कहा। असल में तुम दोनों बहुत बेवकूफ हो। ध्यान से हर बात सुना करो, मैं तुम्हें किसी से पूछकर बता दूंगी। घर पहुंचकर माई जनते ने उनके लिए चाय तैयार की और बड़ी फुर्ती से मेज पर लगा दी। फिर वो उनकी माँ के पास अपनी प्याली लेकर बैठ गई और चपरासन से जो बातें उसकी हुई थी, मिनुअन सुना दी। उसने आखिर में उसको मशवरा दिया कि पैदल आना जाना ठीक नहीं, मेरा ख्याल है आप किसी टांगे का बंदोबस्त कर दे तो ठीक रहे। पैदल चलो तो कोई गुंडा कंधा ही रगड़ दे, बेटियों के साथ। माई जनते का ये मशवरा बड़ा माकूल था। चुनांचे तांगे का बंदोबस्त दूसरे ही रोज हो गया। माई जनते ने एक तांगे वाले से महीने भर का किराया तय कर लिया। दूसरे तीसरे रोज अपनी मालकिन वहीदा बानो को ये खबर सुनाई कि पड़ोस में दीवार के साथ जो जगह खाली हुई थी, उसमें नए किरायादार आन बसे हैं। वहीदा बानो ने पूछा, कौन लोग हैं? जाने हमारी होंगी कोई अरे गहरे नत्थु खैरे, मैंने तो किसी से पूछा नहीं। एक दिन दूसरी तरफ से कोठे पर से किसी शख्स ने ऐसे ही झांक कर उनके सहन में देखा। एक हंगामा होते होते रह गया। माई जनते कहीं बाहर गई थी। वहीदा बेगम ने फौरन किवाड़ की ओट में खड़े होकर मोहल्ले के एक छोटे से लड़के को बुलाया और कहा, अगर पड़ोस वाले मकान में जो नए किराएदार आए हैं उनमें कोई औरत हो तो उनसे कहो, आपकी हमसाई बेगम साहिबा आपसे दरख्वास्त करती हैं कि 2 घड़ी के लिए तशरीफ ले आए, बड़ी मेहरबानी होगी। लड़का पैगाम लेकर चला गया। कोई आधे घंटे के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। परवीन और नसरीन अपने कमरे में पढ़ रही थी, इसलिए उसने खुद दरवाजा खोला। दहलीज पर एक सफेद बुर्कापोश खातून खड़ी थी। उसने बड़े मुलायम लहजे में वहीदा बेगम से पूछा, क्या आप ही ने मुझे याद फरमाया है? वहीदा बेगम ने जवाब दिया, जी हाँ, तशरीफ ले आए। वो अंदर चली आई। दोनों बाहर बिछे हुए तख्त पर बैठ गईं। वहीदा बेगम की समझ नहीं आता था कि वो गुफ्तगू का आगाज कैसे करें। दोनों चंद लम्हात एक दूसरे की शक्ल सूरत और कपड़े लत्तों का जायजा लेती रहीं। आखिर हमसाई ही ने मुहर एक खामोशी तोड़ी और पूछा, फरमाए, आपने मुझे दौलत खाने में कैसे बुलाया? इस पर वहीदा बेगम को अपनी शिकायत के इजहार का मौका मिल गया और उसने बड़ी बुर्दबारी और तहम्मुल से सुबह का हादसा बयान कर दिया और पूछा, वो कौन साहबजादे हैं जो इस तरह पराए घर में ताक झांक करते हैं? मेरा लड़का है बहन, वो तो ऐसा नहीं, बड़ा शर्मीला है। चूंकि हम नए नए उठकर यहाँ आए हैं, इसीलिए उसने कोठे पर चढ़ के देखा होगा कि आसपास क्या होगा। वैसे मैं उसको मना कर दूंगी कि खबरदार, तुमने इधर क्या किसी भी तरफ नजर उठाकर देखा। बड़ा बरखुरदार लड़का है, जरूर मेरे हुक्म की तामील करेगा। मैंने अगर उसके बाप से आपकी शिकायत की तो वो तो उसको मार मार के खाल उधेड़ देंगे। बड़े सख्तगीर है वो इस मुआ मले में। वैसे मुझे अफसोस है, नहीं, मैंने सिर्फ आपके कानों तक ये बात पहुंचाई थी कि बदमज़गी न हो। ये कहकर वहीदा बेगम उठी और पुकारी, परवीन, नसरीन, इधर आओ जरा। दोनों लपक कर बाहर निकली, लेकिन एक नादीदा औरत को देखकर ठिठक गईं। दुपट्टे के बगैर फौरन अंदर भागी और दुपट्टे ओढ़कर बाहर आईं। नौवारिद औरत को झुककर सलाम किया और अपनी माँ से पूछा, क्यों अम्मी जान?
वहीदा बेगम ने अपनी हमसाई से अपनी बेटियों को मुतारिफ कराया। उसने उनको लाख लाख दुआएं दी और उनकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ की कि माशा अल्लाह चंदे आफ्ताब चंदे महताब। फिर उसने कहा, मेरा सलीम बिल्कुल इन्हीं की तरह शरीफ और शर्मीला है। चंद दिनों ही में वहीदा और हमसाई जिसका नाम नाजली बेगम था बड़े गहरे मरासिम हो गए। वहीदा बेगम उनके यहाँ नहीं जाती थी। उसने नाजली बेगम से कहा, मैं सर आंखों पर आती, सौ दफा आती, पर जब से ख्वाजा साहब का इंतकाल हुआ है कि मैंने दिल में कसम खा ली थी, इस घर से बाहर एक कदम न रखूंगी। बहन देखो, खुदा के लिए मजबूर न करना। इस असना में कॉलेज में शाम कई फंक्शन हुए, कभी कोई मुबाहिसा है, कभी लंदन शो है, कभी मुशायरा, कभी कुछ। परवीन और नसरीन दोनों उन प्रोग्रामों में शामिल होती थी, मगर माई जनते साथ होती और उनको लेकर बहिफाजत वापस घर आती, ख्वाह जल्दी ख्वाह देर से। ईद से 4 रोज पहले सलीम वापस आया, साथ उसके उसका बगली दोस्त कादिर था। नाजली बेगम ने उसको मुंदरजा बाला वाकया के बाद जब उसने इत्तफाकन वहीदा बेगम के सहन को एक नजर देख लिया, गुजरांवाला भेज दिया था, जहां उसके वालिद की आबाई अजदादो इमलाक थी। उसने अब उसे खत लिखकर बुलाया था कि ईद से पहले यहाँ लाहौर चले आओ। वो आ गया और साथ अपने जिगरी दोस्त को भी ले आया। घर में उसे सब जानते थे, इसलिए कि वो इकट्ठे स्कूल और कॉलेज में पढ़े। यहाँ लाहौर में उठाने की सिर्फ एक वजह थी कि सलीम के वालिद उसके लिए अपने असर और रसूख से कोई अच्छी मुलाजमत तलाश करना चाहते थे। दूसरे रोज शाम को कादिर ने सलीम से कहा, चलो यार आज अयाशी करें, गुजरांवाला में क्या पड़ा है। सलीम ने पूछा, अयाशी कैसी? कादिर मुस्कुराया, तुम तो निरे खरे चुगल, चलो आओ बाहर, तुम्हें बताता हूँ, देखेंगे किस्मत में क्या लिखा है। दोनों दोस्त चले गए। इतने में वहीदा बेगम के पास उसकी हमसाए आई। उसने इधर उधर की बातों के बाद अपना हर्फ मुद्दा बयान कर दिया कि वो अपने सलीम के लिए नसरीन का रिश्ता मांगने आई है। ज्यादा हीलो हुज्जत कोई भी न हुई। वहीदा उन लोगों के अखलाक से बहुत मुतासिर हुई। चंद रस्मी बातें हुई, इसके बाद दोनों रजामंद हो गईं कि उनका निकाह ईद की तकरीबे सईद पर हो जाए और रुखसती 1 माह के बाद। रात को सलीम देर से आया, मगर उसकी माँ ने कोई बाज़पुर्ज़ न की, क्योंकि वो खुश थी कि इतनी जल्दी उसके बेटे की शादी का मुआमला नसरीन ऐसी हसीन और जमील और बाहया लड़की से तय पा गया। उसने चुनांचे सलीम को ये खुशखबरी सुना दी। वो भी बहुत खुश हुआ। तजर्रुद की जिंदगी और बेकारी से वो तंग आ गया था। उसने सोचा, रुपया पैसा बाप के पास काफी है, क्या परवाह है, मुलाजमत की फिक्र होती रहेगी। उसका दोस्त वापस गुजरांवाला चला आया, इसलिए कि उसने ईद अपने घर मनाना थी। सलीम ने अपनी माँ से कहा, देखिए अम्मी जान, मैंने आपकी बात कितनी जल्दी मान ली, अब आप मेरी मानिए। उसकी माँ ने पूछा, क्या बेटा, मुझे नसरीन की एक झलक दिखा दीजिए, ख्वाह वो दूर ही से क्यों ना हो। उसके लहजे में इल्तिजा थी, मेरा ख्याल है कि वो इनकार करे तो उसका कोई फोटो ही दिखा दीजिए। आखिरी वो कल या परसों मेरी होने वाली है। उसकी माँ को सलीम की ये दरख्वास्त नापसंद न हुई। मैं पूरी कोशिश करूंगी बेटा। ईदा गई मगर तस्वीर न आई, लेकिन सलीम ने किसी खफगी का इजहार न किया। निकाह की रस्म बखैर ओ खूबी खत्म हो गई। जब वो बाहर निकला तो उसकी माँ ने किवाड़ जरा सा खोला और उसको आवाज दी। वो ठहर गया। हाथ बाहर निकालकर उसने सलीम से कहा, ये लिफाफा ले लो, देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। सलीम समझ गया, आसपास कोई भी नहीं था, उसमें ताबे इंतजार कैसे होती। उसने लिफाफा वहीं खड़े खड़े खोला, धड़कते हुए दिल से तस्वीर बाहर निकाली, इधर उधर देखा और तस्वीर पर पहली नजर डाली। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। तस्वीर उसके कांपते हाथों से गिर पड़ी। इतने में सामने वाला दरवाजा, जिसमें से उसकी माँ ने हाथ निकाला था, खुला और बुढ़िया निकली। सलीम ने उसको हैरतज़दा आंखों से देखा। माए, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? तो उस रात तुम ही। उसने इससे और ज्यादा कुछ न कहा और तस्वीर जमीन ही पर छोड़कर तेज कदमों से अपने एक दोस्त डॉक्टर जमील के पास गया और सारी बात बता दी। जमील ने उसको अस्पताल में दाखिल करा दिया, जहां उसके झूठ मूठ के मर्ज का इलाज होता रहा। आखिर डॉक्टर जमील ने सलीम के वालिद को बुलाकर तखलिये में कहा कि ये शादी न हो, आपका लड़का औरत के काबिल नहीं है।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हिंदी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।